करंट अफेयर से स्टार्ट करने वाली हूँ। परफेक्शन आईएएस का है। ये वॉल्यूम कितना है जो मैं देख लेती हूँ। ये जो वॉल्यूम है ना, मैं पता नहीं, देख लेती हूँ, बाद में बता दूँगी अगली वीडियो में। बिहार समसामयिकी आज स्टार्ट करूँगी। दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति सोसा का 8वां अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन पटना में। ये क्या है जो देख लेते हैं। बिहार संग्रहालय और कला एवं युवा विभाग के पुरातत्व निदेशालय के तत्वावधान में दक्षिण एशियाई पुरातत्व समिति सोसा का 8वां अंतर्राष्ट्रीय महासम्मेलन का आयोजन पटना के ज्ञान भवन में संपन्न हुआ। बिहार में सेवा मतदाताओं सेवा क्षेत्र में कार्यरत से सर्वाधिक वृद्धि। बिहार में सेवा मतदाताओं सेवा क्षेत्र से कार्यरत की संख्या में बढ़ोतरी राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। 2019 में बिहार में सेवा मतदाताओं की संख्या 1,39,815 थी, जो कि 2024 में बढ़कर 1,67,469 हो गई और इस तरह औसत वृद्धि 19.8% की रही। झारखंड में प्रतिशत वृद्धि 19.38% तक बढ़ी, जिससे यह राज्य दूसरे सबसे अधिक सेवा मतदाताओं वाला राज्य बन गया। देश में सेवा मतदाताओं की संख्या में औसतन 14.7% की वृद्धि देखी गई। टनलिंग परियोजनाओं को प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए जेवीएन सतलुज जल विद्युत निगम ने आईआईटी पटना से समझौता किया। इस साझेदारी का प्राथमिक उद्देश्य जेवीएन की सुरंग परियोजनाओं को दक्षता और परियोजनाओं की दक्षता और प्रभावशालीता को बढ़ाने के लिए आईआईटी पटना द्वारा विकसित उन्नत भूवैज्ञानिक मॉडल का लाभ उठाना है। एसजेवीएन और आईआईटी पटना ओवरबर्डन और विरूपण के बीच जटिल संबंधों का मूल्यांकन करेंगे, जिससे सुरंग परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण समर्थन प्रणालियों के बेहतर मूल्यांकन और डिजाइन को बढ़ावा मिलेगा। एनटीपीसी ने 2020 मेगावाट की बरौनी स्टेज 1 परियोजनाओं की अस्थायी रूप से बंद किया। क्या है जो देख लीजिए। राज्य की स्वामित्व वाली बिजली कंपनी एनटीपीसी ने अपने 220 मेगावाट की बैटरी थर्मल पावर स्टेशन स्टेज फर्स्ट को अस्थायी रूप से बंद कर दिया। एनटीपीसी 75,418 मेगावाट जैविक संयंत्र की कुल स्थापित क्षमता के साथ भारत की सबसे बड़ी बिजली उपयोगिता है। 1975 में स्थापित एनटीपीसी का लक्ष्य 2032 तक 130 गीगावाट की कंपनी बनने का लक्ष्य रखा गया है। एक मिनट। बिहार में एशियाई जल पक्षी गणना एनडब्ल्यूसी होगा। दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय के जीवन विज्ञान विभाग के शोधकर्ताओं द्वारा गया, औरंगाबाद, नवादा और भोजपुर जिलों में एशियाई जल पक्षी जनगणना जो है एडब्ल्यूसी आयोजित की गई है। वाटर वर्णन जनगणना से प्रजातियों से वृद्धि का पता चलता है। जनगणना में 2000 प्रजातियों के 5,538 जल पक्षियों की पहचान की है, जिससे उनकी आबादी में 10 से 15% की वृद्धि दर्ज की गई है। एडब्ल्यूसी एशियाई क्षेत्र में वाटर वर्ड की आबादी की निगरानी के लिए वेटलैंड इंटरनेशनल और एशिया वेटलैंड ब्यूरो द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। बिहार में जलवायु अनुकूल कृषि परियोजना शुरू की गई है। राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में जलवायु लचीली कृषि के कार्यान्वयन पर एक महत्वाकांक्षी परियोजना का शुरू किया है। परियोजना मुख्य रूप से मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, सारण, गोपालगंज, मधुबनी, बेगूसराय और सीतामढ़ी जैसे जिलों में किसानों की लागत और नुकसान को कम करते हुए फसल उत्पादकता को बढ़ाना है। विभागों की परियोजनाओं की निगरानी के लिए नई प्रणाली बामिस। बिहार में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की भौतिक और वित्तीय प्रगति की प्रभावित निगरानी के लिए इसे 9 विभागों में लागू किया जाएगा।
क्या है वामिस, जो देख लेते हैं। वामिस एक सॉफ्टवेयर है जिसमें प्रशासनिक अनुमोदन, तकनीकी बारीकियाँ, ई माप बुक, EMB, बिलिंग, सर्वेक्षण, स्थल निरीक्षण आदि से संबंधित सूचनाओं के संग्रहण के लिए मोबाइल एप्लीकेशन को भी शामिल किया गया है। यह नई सूचना प्रणाली व्यापक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS का पूरक होगी, साथ ही परियोजनाओं के प्रभावी प्रबंधन और निगरानी में भी सहायक होगी। टेली घनत्व में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। ट्राई की रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम घनत्व में बिहार सबसे निचले पायदान पर है। बिहार का दूरसंचार घनत्व 56.6% है और दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार राष्ट्रीय औसत से काफ़ी नीचे है। अब पढ़ते हैं। टेली घनत्व का राष्ट्रीय औसत 85.38% है। दिल्ली का टेली घनत्व केरल और हिमाचल प्रदेश के बाद सबसे अधिक है। पहला स्थान कौन थी? केरल, दूसरा हिमाचल और तीसरा दिल्ली। दिल्ली का टेली जो है घनत्व जो है केरल और हिमाचल प्रदेश के बाद है सबसे अधिक। ठीक है। शारदा सागर 2024 यंग ग्लोबल लीडर ऑफ द वर्ल्ड नामित, ये सब पुरस्कार जो दिया गया है वो देख लेते हैं। शरद सागर विश्व आर्थिक मंच द्वारा इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए चुने जाने वाले भारत के सबसे युवा और बिहार के पहले व्यक्ति हैं। शरद को यह सम्मान सामाजिक उद्यान के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया है। वर्ष 2024 में सागर को हर साल जनवरी में आयोजित होने वाला विश्व आर्थिक मंच WUF के प्रतिष्ठित दावोस शिखर सम्मेलन में शामिल होने का अवसर मिलेगा। शरद सागर के बारे में क्या है कि सिवान जिले के जीरादेही में जन्मे सागर केवल 16 वर्ष के थे जब उन्होंने 2008 में राष्ट्रीय संगठन डेक्सटेरिटी ग्लोबल की स्थापना की। डेक्सटेरिटी ग्लोबल का मुख्यालय पटना, बिहार में है, जो कि 2016 में सागर अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा द्वारा युवा नेताओं के एक विशेष सभा के लिए व्हाइट हाउस में आमंत्रित किए जाने वाले एकमात्र भारतीय बने थे। 2021 में सागर इतिहास में हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में छात्र संघ के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय बने। देखिए ये अपना प्रचार के लिए लगाए हैं। राष्ट्रीय क्या है? भारत में STEM श्रेणी में महिलाओं का निम्न प्रतिनिधित्व। एक नए अध्ययन के अनुसार STS विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में भारतीय शिक्षा जगत में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। उत्तर भारतीय दुनिया में महिला STEM स्नातकों का उच्चतम प्रतिशत लगभग 40% तैयार करता है। तथापि देश में STEM नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी बहुत कम है, 14% है। CSIR रिपोर्ट 2022। STEM का कार्यबल से महिलाओं को धीरे धीरे बाहर होने को लीकी पाइपलाइन कहा जाता है। लीकी पाइपलाइन को प्रमुख कारणों में विवाह, प्रसव, पारिवारिक समर्थन को कमी, लिंग, संस्थागत संरचनाएं आदि शामिल है। पहली बार घर पर मतदान की सुविधा। चुनाव आयोग द्वारा पहली बार 2024 के आम चुनाव में घर पर मतदान की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। चुनाव आयोग इसी का यह कदम उसके आदर्श वाक्य कोई भी मतदान पीछे न छूटे के अनुरूप है। होम वोटिंग सुविधा के तहत मतदान कर्मचारियों और सुरक्षा कर्मियों की पूरी टुकड़ी की भागीदारी के साथ घर से मतदान होता है और मतदान की गोपनीयता को भी बनाए रखा जाता है। होम वोटिंग सुविधा को लाभार्थी 40% विकलांगता वाले व्यक्ति, PWD और 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक। मौसम की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली EWS विकसित करने में 5 देशों को भारत की मदद मिली। भारत 5 देशों नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश और मॉरिशस को मौसम की प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली विकसित करने में मदद कर रहा है।
इससे इन देशों को चरम मौसम की घटनाओं का कारण जान माल के नुकसान को कम करने के लिए EWS विकसित करने में मदद मिलेगी। भारत के ये प्रयास 2022 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी EW4A11 पहल की हिस्सा है। WSA खतरे की निगरानी, पूर्वानुमान आदि और प्रक्रियाओं की एक एकीकृत प्रणाली है जो कि व्यक्तियों और सरकारों को आपदा जोखिम को कम करने के लिए समय पर कार्रवाई करने का सक्षम बनाती है। भ्रामक विज्ञापनों के प्रकाशन को लेकर पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ अवमानना। सुप्रीम कोर्ट आयुर्वेद से संबंधित कंपनी के विज्ञापनों में भ्रामक दावों को मामले में सुनवाई कर रहा है। भ्रामक विज्ञापन ड्रग्स और जादुई उपचार आपत्तिजनक विज्ञापन अधिनियम 1954 के तहत निषिद्ध है। अधिनियम के धारा 4 उन विज्ञानों पर रोक लगाती है जो दवा को वास्तविक चरित्र के बारे में गलत धारणाएं देते हैं। धारा 5 उपचार के लिए जादुई उपचारों के विज्ञापन पर रोक लगाती है। जादुई उपचार को किसी भी जादू, ताबीज, मंत्र, कवच आदि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें दीन, दान, इलाज, समन आदि के लिए चमत्कारी शक्तियाँ होने का आरोप लगाया जाता है। तो 5वां है कि संगीत नाटक अकादमी ने शक्तिपीठों में शक्ति संगीत और नृत्य का महोत्सव आयोजित किया गया है। इसके बारे में पढ़ते, यह त्यौहार देश भर में 7 अलग अलग शक्तिपीठों पवित्र स्थलों में मनाया गया है। शक्तिपीठों की कुल संख्या 51 है। शक्ति उत्सव का उद्घाटन 9 अप्रैल 2024 को असम के गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर से किया गया था। उद्घाटन के बाद निम्नलिखित 7 शक्तिपीठों में महोत्सव का आयोजन किया गया। पहला, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी असम, महालक्ष्मी मंदिर कोल्हापुर महाराष्ट्र, ज्वालामुखी मंदिर कागड़ा हिमाचल प्रदेश, त्रिपुर सुंदरी मंदिर उदयपुर त्रिपुरा, अंबाजी मंदिर बनासकांठा गुजरात, जय दुर्गा शक्तिपीठ देवघर झारखंड, शक्तिपीठ मां हरसिद्धि मंदिर उज्जैन मध्य प्रदेश। महोत्सव का समापन 17 अप्रैल 2024 को मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित शक्तिपीठ मां हरसिद्धि मंदिर में संपन्न हुआ। NTPC लिमिटेड बालिका शक्तिकरण मिशन GEM का नया संस्करण लॉन्च करेगा। इसके बारे में देख लेते हैं। NTPC की बालिका शक्तिकरण मिशन का नया संस्करण हुआ है तैयार। NTPC लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी बिजली कंपनी अपनी प्रमुख कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी पहल बालिका शक्तिकरण मिशन GEM के एक नए संस्करण का अनावरण किया है। GEM का उद्देश्य लड़कियों की कल्पनाओं को पोषित करना और अवसरों को पता लगाने की उनकी क्षमता को बढ़ावा देकर लैंगिक असमानता को खत्म करना है। अप्रैल 2024 से शुरू होने वाले GEM का नया संस्करण बिजली क्षेत्र का सार्वजनिक उपकरणों के 42 चिन्हित स्थानों पर समाज की वंचित वर्गों के लाभ 3000 मेधावी बच्चों को जोड़ेगा। GEM को 2018 में केवल 3 स्थानों और 392 प्रतिभागियों के साथ एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था और तब से यह एक राष्ट्रीय व्यापी आंदोलन बन गया है। NTPC के बारे में, NTPC लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी बिजली निर्माण कंपनी और बिजली मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। स्थापना 1975 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव 1 मिनट, यहाँ से नहीं है, आगे होगा। हाँ, लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद सुविधा पोर्टल की सक्रियता बढ़ी है। ये देख लेते हैं क्या है। लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद से सुविधा पोर्टल पर 73,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 60% को स्वीकृति मिली है। स्वतंत्रता, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लोकतांत्रिक सिद्धांतों का कायम रखने के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग द्वारा सुविधा पोर्टल विकसित किया गया है। इसने
चुनाव अवधि के दौरान राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अनुमति और सुविधाओं के अनुरोध प्राप्त करने और उन पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया है। यह रैलियों, हेलीकॉप्टरों, वाहन परमिट, अस्थायी पार्टी कार्यकलापों आदि के आयोजन की अनुमति प्रदान करता है। यह पोर्टल चुनावी खर्चे की जांच करने में मदद कर सकता है, जिससे चुनावी प्रक्रिया में अधिक जवाबदेही और निष्पक्षता से योगदान मिल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों का खिलाफ अधिकार को मौलिक अधिकार माना है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में भारतीय संविधान को अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार और अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार के दायरे में जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ अधिकार को एक मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। सुप्रीम कोर्ट की यह टिप्पणी गुजरात और राजस्थान में लोकप्रिय पक्षी प्रजातियों के ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन के संरक्षण में संबंधित एक मामले में फैसला सुनाते हुए आई है। जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भारत का प्रयास। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972, जल प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1974, वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 और ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2021। भारत में सबसे अधिक विफल डोप परीक्षण वाडा। विश्व की डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा की रिपोर्ट के अनुसार 2000 या उससे अधिक परीक्षणों वाले देशों की तुलना में भारत में असफल डोप परीक्षणों का प्रतिशत सबसे अधिक दर्ज किया गया है। डोपिंग प्रतियोगिता के दौरान एथलीटों के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए उन पदार्थों या शारीरिक मध्यस्थों का उपयोग है जो कि आमतौर पर शरीर में मौजूद नहीं होते हैं। प्रयुक्त तरीके क्या है कि रक्त और रक्त घटाओं का हेरफेर, रासायनिक और शारीरिक हेरफेर, जीन डोपिंग। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा भारत में खेलों में डोपिंग नियंत्रण कार्यक्रम को बढ़ावा देती है, समन्वय और निगरानी करती है। समुद्री संरक्षण पहल के तहत मुंबई में 210 कृत्रिम चट्टानों की स्थापना की गई है। कृत्रिम चट्टानों इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप और जिनका उपयोग प्राकृतिक आवासों को पुनर्वास या सुधार के लिए किया जाता है। इन्हें एक निश्चित वैज्ञानिक डिजाइन के साथ समुद्र तल पर रखा जाता है और यह एक आत्मनिर्भर उत्पादन प्रणाली के रूप में कार्य करता है। यह देश की दूसरी कृत्रिम चट्टान और जबकि पहली कृत्रिम चट्टान पांडिचेरी में स्थापित की गई थी। गुजरात के कच्छ में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती मिली है। 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती को खोज किया है। पुरातत्व उत्खनन से कच्छ, गुजरात में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता चला है। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्ववादियों ने गुजरात के पंडता बेट में एक महत्वपूर्ण हड़प्पा बस्ती का पता लगाया है। उत्खनन का नेतृत्व सहायक प्रोफेसर अभियान GS और राजेश SV ने किया है। फिर से दोहराते हैं इसको। उत्खनन का नेतृत्व सहायक प्रोफेसर जो है अभियान GS और राजेश SV ने किया है। इस अभियान ने इस क्षेत्र में प्रारंभिक हड़प्पा बस्तियों के सांस्कृतिक गठन पर प्रकाश डालने वाले महत्वपूर्ण साक्ष्य उजागर किया है। उत्खनन से लगभग 3200 ईसा पूर्व से लेकर 1700 ईसा पूर्व की हड़प्पा बस्ती के साक्ष्य मिले हैं। ये लोकेशन दिखाया है यहाँ पे देखिए। दिल्ली उच्च न्यायालय में हल्दीराम को प्रसिद्ध ट्रेडमार्क घोषित किया। इसको देख लेते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय देखिए। उच्च न्यायालय ने ट्रेडमार्क अधिनियम TMA 1999 के संदर्भ में खाद्य पदार्थ, रेस्तरां और भोजनालय के संबंध में हल्दीराम के साथ साथ ब्रांड के लाल अंडाकार आकार के निशान को प्रसिद्ध चिन्ह घोषित किया है। TMA सुप्रसिद्ध ट्रेडमार्क को एक ऐसे चिन्ह के रूप में परिभाषित करता है जो जनता के एक बड़े वर्ग के लिए सेवा बन गया है, जो ऐसे सामान का उपयोग करता है या ऐसी सेवाएं प्राप्त करता है कि ऐसे चिन्ह का उपयोग एक
कनेक्शन को इंगित करता है। चीन ने अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों का नाम बदला। भारत चीन बॉर्डर की कहानी देखिए, वेस्टर्न मैकमोहन लाइन, ये मैकमोहन लाइन जो चीन और भारत से का दिखा रहा है। यहाँ पर देखिए, लाइन ऑफ इक्वल कंट्रोल, चीन 1993 में आधिकारिक तौर पर LAC का बॉर्डर मानने पर राजी हुआ था। देख रहे हैं, और नीचे पड़ जाते हैं, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। चीन द्वारा अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों का नाम बदलने के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है। चीन अरुणाचल प्रदेश को दक्षिणी तिब्बत कहता है। चीन जो है कहा अरुणाचल प्रदेश के दक्षिणी तिब्बत कहता है। वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC भारत और चीन के बीच विभाजन रेखा है। भारत और चीन के बीच सीमा का औपचारिक रूप से सीमांकन नहीं किया गया है और इस पर कोई पारस्परिक सहमति नहीं है। भारत LAC को 3488 किलोमीटर लंबा मानता है, जबकि चीन इसे लगभग 2000 किलोमीटर ही मानता है। चीन अरुणाचल प्रदेश को तिब्बतीय स्वतंत्रता क्षेत्र का हिस्सा होने का दावा करता है। इस तरह से 20 मिनट हम पढ़ा दिए हैं और इस तरह से आपका करेंट अफेयर्स आज कहीं तक, कल फिर अगले वीडियो में पढ़ाएंगे हम। मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।